सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज में। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। एक राष्ट्रीय पर्व है आज, इसे हम मना रहे हैं तो काफी मतलब एक त्योहार का माहौल ही हमारे देश में रहता है। स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, कहीं ना कहीं, है ना। तो हम क्यों गणतंत्र हैं ये भी मैं आपको क्लास में समझाया था, इसलिए कुछ क्लास में, ठीक है, इसका इतिहास क्या है वो सब चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, तो उसको यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। बस बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दिवस की। और साथ ही देखो, कुछ बच्चों के मैं कमेंट ले लेता हूँ जो मुझे लगता है कि शायद महत्वपूर्ण हो। ठीक है, कई सारे बच्चों की, एक तो जिला दर्शन के लिए बोला है, बिल्कुल आपका जिला दर्शन होना है, ठीक है, तो वो मैं आपको करा दूंगा जिला दर्शन। कंप्यूटर की क्लासेस भी करवाओगे तो कंप्यूटर की क्लासेस बिल्कुल होंगी, ठीक है, बिल्कुल इसमें कंप्यूटर की क्लासेस होनी है। लेकिन देखो क्लासेस धीरे धीरे बढ़ रही है ना, हम धीरे धीरे पॉलिटी 31 तक हम पॉलिटी समाप्त करेंगे, जियोग्राफी शुरू होगा, 7-8 दिन जियोग्राफी चलेगा, इंडियन जियोग्राफी केवल, फिर हिस्ट्री चलेगा, आधुनिक भारत, इसमें कंप्यूटर चलेगा, क्योंकि आपका पेपर मार्च लास्ट से पहले पेपर आपका नहीं होना है। कहीं ना कहीं हम सारी चीजें, हिंदी इसमें चलाऊंगा। एक बच्चे का ये भी आया था, सर हिंदी आएगा, हिंदी भी इसमें आएगा। 5-6 क्लासेस आएंगी। बाकी जो याद करना मैंने आपको दे रखा है वो याद करना आपका काम है, वो आपने स्वयं से ही याद करना है, ठीक है। साथ ही देखो, इसमें एक बच्चे का कमेंट ये भी आ रखा, सर ये सारी क्लासेस उप आबकारी निरीक्षक के लिए भी है। बिल्कुल देखो, पेपर दोनों का एक ही होना है। ऐसा तो है नहीं कि परिवहन सिपाही और आबकारी आबकारी सिपाही का पेपर अलग होगा और उप आबकारी का अलग होगा। पेपर दोनों का एक ही होना है। तो ये क्लासेस हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आप ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, हर चीज के लिए क्लासेस आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा एक बच्चे का कमेंट में पिछली क्लास में आया था, जब मैंने आपको अनुच्छेद 21 पढ़ाया था, वहां पर आया था कि यदि कोई व्यक्ति, माना आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उस परिस्थिति में क्या होगा, ये कमेंट था, ठीक। अच्छा सवाल था आपका। तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 है, ठीक है, धारा 306 इसके लिए बनी है, जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या से उकसाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। आत्महत्या के लिए यदि किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है, माना कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और किसी के नाम का, जैसे आत्महत्या से पहले लेटर लिख देता है कि उसकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज पकड़ में आ जाती है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की वजह से आत्महत्या कर रहा है, तो जिस व्यक्ति की वजह से, जिस व्यक्ति से प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर वह आत्महत्या करता है, उस पर धारा 306 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। देखो, धारा 302 जो भारतीय दंड संहिता की थी, क्या थी, किसी की मृत्यु कारित करना, ठीक है, किसी को मार देना धारा 302 में आता है। और 306 में आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। और 307 में आता है किसी को मारने का प्रयास करना, ठीक है, जैसे माना किसी को चाकू मार दिया लेकिन वो जीवित रह गया, ठीक है, किसी को मारने का प्रयास करना, वो 307 में आता है। तो 306 है आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना किसी को, तो धारा 306। अच्छा सवाल था आपका, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आत्महत्या न करने का अधिकार है, न ही कोई उसको उकसा सकता है। मतलब कोई इतना प्रताड़ित भी किसी को न करे कि वो आत्महत्या पर आ जाए, तो ये क्या होता है, धारा 306 वहां पर लगाई जाती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो सारी क्लासेस देखो आपकी आएंगी बिल्कुल। जिला दर्शन 3 क्लासेस बची हुई हैं, तीनों क्लास में आपको देखो समय थोड़ा कम रहता है, समय मेरे पास थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि उसमें टाइप, ये क्लासेस तो ऐसे, इसमें टाइप मुझे नहीं करना होता है, ठीक है, सीधा बोर्ड के सामने खड़ा हूँ आपको बता दिया। लेकिन जिला दर्शन यदि बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो 4-5 क्लासेस एक ही जिले में चली जाएंगी, है ना। जो अल्मोड़ा जिला है, और पौड़ी जिला और चमोली जिला, बहुत बड़े बड़े जिले, मतलब कम से कम 18-20 पेज आपको मिलने वाले हैं इसके, ठीक है, तो वो भी करा दूंगा। और साथ ही देखो, कुमाऊनी गढ़वाली कहावतें भी जरूरी हैं, तो वो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और 31 तारीख को आप लोगों को उत्तराखंड का पूरा वार्षिक करंट अफेयर्स 2023 का, किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है, पूरा उसको विस्तार पूर्वक मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। केवल जो एमसीक्यूज है उसमें नहीं मिलेगा आपको, पूरा विस्तार पूर्वक वो मिलने वाला है। और उसके अलावा जो नेशनल करंट अफेयर्स है, 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले 2023 के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न 4 फरवरी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 4 फरवरी को हम देखेंगे 300 महत्वपूर्ण
प्रश्न, तो सारी चर्चा उसमें हम करेंगे। साथ ही जो आपका प्रैक्टिस सेट था देखो वो भी तैयार हो नहीं पाया। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि 14 तारीख से लेकर लगभग 23 तारीख तक मैं थोड़ा मेडिकल इशू होने की वजह से देहरादून में था, यहाँ पर नहीं था, तो इस कारण आपकी क्लासेस नहीं आ पाई थी, है ना। बीच में क्लासेस भी डिस्टर्ब रही थी, तो प्रैक्टिस सेट बन नहीं पाया था, वरना आज कराना था। लेकिन देखो थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट अपना करवाऊंगा, यानी कि लगभग फरवरी के सेकंड सैटरडे को ही आपका प्रैक्टिस सेट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइप करना होता है, बनाना होता है, सोचना है, तो पहले जिला दर्शन निपटा लें एक बार थोड़ा, और कुछ कहावतें देख लें, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लें, साथ ही एक आध सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी या पॉलिटी, ये 2-3 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लें, ठीक है, तब देखते हैं। कराऊंगा जरूर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि कराऊंगा जरूर। आज हमारा इसमें संघ सरकार में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट रहता है ना, आप लोग सीधा कमेंट कर दिया करिए। देखो मैं कमेंट सबका दूसरी क्लास में, अगली क्लास में ले लेता हूँ, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति जो आता है, इसके लिए 7 महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, ठीक है। कितने महत्वपूर्ण है? 7 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो कि 63 to 70 यहाँ पर आता है, लेकिन हम अभी 7 ले रहे हैं, ठीक है। 8वां जो अनुच्छेद है उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। देखो अनुच्छेद 63 आ जाएगा, एक अनुच्छेद 64 आ जाएगा, अनुच्छेद 65 आ जाएगा, अनुच्छेद 66 आ जाएगा, 67, 68, 69, ठीक है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बोला है कि मैं आपको अलग से अनुच्छेद करवाऊंगा। जो अनुच्छेद यहाँ पर हो रहे हैं वो अनुच्छेद तो आपको वहां पर करवाऊंगा नहीं, ठीक है। जो अनुच्छेद इसके अतिरिक्त और हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, और मैं जो इस क्लास के माध्यम, जैसे आज हमारा संघ सरकार कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें हम देखो संसद को बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। ग्रुप सी के लेवल के हिसाब से हम उतना ही शॉर्ट में उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा चीजें यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा संसद इतना लंबा टॉपिक है कि कम से कम 5 से 6 क्लासें संसद में हमारी चली जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। वहां पर जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे धन विधेयक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, या फिर वित्त विधेयक है, लेखा अनुदान है, ये सब चीजें मैं आपको अनुच्छेद के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद आपको याद होना है, संसद की भाषा है, अध्यादेश है राष्ट्रपति का, या फिर जो सांसद इत्यादि हैं, इनमें से लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, सत्रावसान, ये सब चीजें कुछ कुछ आज बताऊंगा, कुछ कुछ अनुच्छेद के माध्यम से अगली क्लास में। जैसे जो सर्वोच्च न्यायालय, इसका 124 से लेकर 147 में जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वहां पर समझाऊंगा, ठीक है। बाकी नियुक्ति देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कुछ है नहीं। अनुच्छेद ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ है, राष्ट्रपति को परामर्श लेने की शक्ति कहाँ है, ठीक है। जो जो चीज, जैसे अभिलेख न्यायालय है, ये सब चीजें जो समझाने वाले हो, उन्हीं अनुच्छेदों में उसको समझा भी दूंगा आपको, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको मैटर भी मिल जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण रहेंगे इन क्लासों के अतिरिक्त, तो वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। बाकी जो क्लासेस में जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जैसे राज्यपाल अभी हम देखेंगे, ठीक है, राज्यपाल देखेंगे। इसके अलावा उधर हम केंद्र राज्य संबंध देखेंगे, उसमें भी कुछ टॉपिक हैं। उसके पश्चात सीधा हम कहाँ चले जाएंगे, भाग 17 में, जो कि क्या है, राजभाषा। राजभाषा के पश्चात हम देखेंगे भाग 18, जो कि आपातकाल और आपका पॉलिटी खत्म। उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णयन है सुप्रीम कोर्ट के, वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में हम इसको पढ़ेंगे, ताकि पॉलिटी हमारा 31 जनवरी मेरा टारगेट है कि पॉलिटी आपका समाप्त हो जाए। ज्यादा क्लासेस इसमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमें देखो समय बचाते हुए ग्रुप सी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके हिसाब से हमने पढ़ना है। ज्यादा डीप आपसे आता नहीं। देखो पूछा जाता है आपको, लेकिन आपको अनुच्छेद मिलाने के लिए पूछा जाता है, आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए। यहाँ पर घुमा फिरा के आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि कान पकड़ेगा तो आपका सीधा पकड़ेगा, डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लेगा, मिलाने के लिए दे देगा 4, ठीक है। घुमा फिरा के यहाँ पर सवाल नहीं आने वाले। सवाल कैसे बनते वो मैं आपको बताता जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो, उ स का, नि का, चु स, ठीक है। उष का, नि का, चु स, मतलब ये स दूसरा वाला स आएगा, ठीक है। ये वाला श आएगा, शपथ यानी कि, ठीक है।
देखो उ मतलब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। श मतलब सभापति, का मतलब कार्यवाहक, नि मतलब निर्वाचन, का मतलब कार्यकाल, टू मतलब चुनाव, श मतलब शपथ। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी तरह से इसी क्रम में आपने ध्यान रखना। देखो उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63, ठीक है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो ये पद है कहां से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। ध्यान रखिएगा अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह एक, वो जैसे माना भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो हमने पढ़ा था कि किसी भी हालत में 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक है, ठीक है। वो शक्ति यहाँ पर नहीं। जबकि अमेरिका में क्या होता है, यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो अगले जो जितना समय बचा है उसके लिए उपराष्ट्रपति ही उस पद पर कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है राष्ट्रपति के लिए। बस इस मामले में भिन्न है, बाकी सेम है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कोई काम धाम नहीं है उपराष्ट्रपति का भारत में, ठीक है। केवल नाम के लिए पद बनाए गए। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। देखो उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक, कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कि ये राज्यसभा के सभापति होंगे। किसके सभापति होंगे? राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 बोलता है। अनुच्छेद 64 में क्या बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। फिर देखो अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति नहीं है, यदि राष्ट्रपति नहीं है, उस परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 पूछा गया ये सवाल, ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इसलिए देखो ट्रिक के माध्यम से याद करना आपको अति आवश्यक है। पूछा गया, यहाँ से सवाल बन गया और आपने गलत कर दिया तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक है। आप लोगों ने याद ऐसे ही करना है इसको। अब तक का देखो हम अनुच्छेद 65 यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सारे अनुच्छेद 1 से लेकर 65 तक का आपको एक एक चीज मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। भले ही थोड़ा शॉर्ट में समझाया होगा लेकिन आपको समझ में भी आया होगा और सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, तो बिल्कुल आपने गलत नहीं करना अब यदि एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। तो देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो उसके बदले काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 देखो निर्वाचन। निर्वाचन में कुछ तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे एक तो निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, ठीक है। निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, निर्वाचन कैसे होगा। और तीसरा, ठीक है, महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी? महाभियोग, ठीक है, इसकी क्या प्रक्रिया, और यहीं पर योग्यता भी मैं आपको समझा दूंगा इसमें, ठीक है। निर्वाचन कैसे होगा? देखो जैसे राष्ट्रपति का था एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ठीक है। इसके तरह निर्वाचन होना है। योग्यता क्या क्या है? देखो योग्यता क्या क्या होगी उपराष्ट्रपति पद के लिए? एक तो भारत का, लिख लो आप लोग, देखो भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पार कर 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो, ठीक है, लाभ के पद पर न हो किसी, और साथ ही देखो उसके 20 प्रस्तावक होने चाहिए। कल मैं आपको ये सब समझाया हूं ना प्रस्तावक क्या होते हैं, तो आप आज आपको इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के कितने थे?
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे, 35 वर्ष राष्ट्रपति भी थे, 35 वर्ष उपराष्ट्रपति भी हैं। देखो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, उसके 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करेगा। यदि 1/6 वोट नहीं मिलते तो जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता ये रखते हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता ये रखते हो। ये क्या है, इनकी योग्यताएं। निर्वाचन में देखो, निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, जो कि उपराष्ट्रपति के समान, जो कि राष्ट्रपति के समान ही है, ऐसे निर्वाचन होता है इनका। ठीक है, योग्यता में आपको बता चुका हूं क्या क्या होना चाहिए। मंडल, निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें शामिल होगा, देखो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, इसमें आ जाएंगे सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा के भी सभी सदस्य, भले ही वो मनोनीत हो या फिर वो निर्वाचित हो। राज्यसभा के भले ही वो मनोनीत हो या फिर वो निर्वाचित हो। ठीक है, मतलब राज्यसभा, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों में जितने भी कुल सदस्य हैं वो सब क्या लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। एक बार प्रश्न बना था, अभी शायद बीपीएससी में सवाल बना था या फिर यूपीपीसीएस में ये सवाल बना था कि 2022 में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। देखो, स्मार्ट क्वेश्चन कैसे बनता है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोगों को समझना पड़ता है प्रश्न की प्रवृत्ति क्या हो सकती है। ठीक है, प्रश्न जब आते हैं तो इसमें कैसे, देखो, अब लोकसभा में वर्तमान में केवल 543 सदस्य ही हैं जो होते हैं। ठीक है, 543 सदस्य वर्तमान में हैं, 545 सदस्य वर्तमान में। ठीक है, निर्वाचित होने वाले, क्योंकि कुल 552 थे, इसमें 2 एंग्लो इंडियन के थे। ठीक है, ये 2020 में अब हटा दिया है, 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2020 में जो एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए हैं। तो अब कुल 550 सीटें रही हैं, इसमें से 550 में से 5 सीटें कहाँ के लिए खाली हैं, पीओके के लिए। ठीक है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए 5 सीटें खाली हैं। तो कुल 545 सदस्य अभी क्या है, लोकसभा में हैं। साथ ही राज्यसभा में देखो 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, जिसमें 233 निर्वाचित हैं प्लस 12 क्या है, मनोनीत हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य हो गए, देखो, 5 5 10 8 9 7। ठीक है, 790। तो कुल कितने सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया, 790 सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया। ठीक है, तो 200 ये टोटल यहाँ शामिल थे, 545 ये हो गए, तो कितने हो गए, 790 सदस्य। इस तरह से भी कभी कभी इसमें सवाल बन जाते, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के प्रश्न थोड़ा स्मार्ट प्रश्न हो जाते हैं। दोनों सदनों के यदि सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, भले ही वो लोकसभा के निर्वाचित हों या फिर मनोनीत। अब लोकसभा में मनोनीत नहीं होते एंग्लो इंडियन, तो वो तो समाप्त हो गया, लेकिन लोकसभा के सभी सदस्य प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, भले ही वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य क्या होते हैं, शामिल इसमें नहीं होते हैं। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति का रिवीजन करो, केवल निर्वाचित सदस्य, कहाँ के, लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। वहां पर विधान परिषद शामिल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर विधानमंडल यानी कि न विधानसभा शामिल है न विधान परिषद शामिल है, यहाँ पर कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया निर्वाचक मंडल, इसका, उपराष्ट्रपति का। उसके पश्चात आता देखो यहीं पर महाभियोग हम देखते हैं उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति चूंकि किसके सभापति हैं, राज्यसभा के। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, पदेन सभापति हैं। इनको जो वेतन इत्यादि मिलता है सब राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का अपना कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती हैं वो
राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, उनका अपना कोई भी वेतन इत्यादि ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो महाभियोग की प्रक्रिया इनकी देखो राज्यसभा से शुरू होगी, केवल और केवल राज्यसभा से शुरू होगी, राज्यसभा से शुरू होगी। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं इन पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से, क्वेश्चन बन चुका है ये कि यदि उपराष्ट्रपति पर, क्वेश्चन कैसे बना देखो, यदि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार किस सदन में मिलता है। हमने क्या देखा था राष्ट्रपति में कि उनको दोनों सदनों में मिल सकता है। जहां से प्रक्रिया शुरू होगी उसके पश्चात दूसरे सदन में जब वो मैटर जाएगा तो दूसरे सदन में उनको बोलने का मौका मिल जाएगा। तो प्रक्रिया कहीं भी शुरू हो सकती थी तो दूसरा सदन भी कोई भी हो सकता था, ये हमने राष्ट्रपति देखे थे। उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में जो महाभियोग की प्रक्रिया वो केवल और केवल राज्यसभा से शुरू हो सकती है। ठीक है, इन पर महाभियोग की प्रक्रिया कब होगी, जब राज्यसभा से शुरू होगी। वही सीन वही है पूरा, 1/4 सदस्य इसका प्रस्ताव देंगे। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होगा। 2/3 बहुमत से क्या होगा, पारित होगा। उसके पश्चात ये कहां जाएगा मैटर, सीधा लोकसभा में। मैटर कहां जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, मतलब दोबारा सुनवाई कहां होगी इसमें, लोकसभा में। लेकिन इस बीच 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा किसको, उपराष्ट्रपति को। 14 दिन का नोटिस। वही प्रक्रिया ना, देखो राज्यसभा में शुरू हुआ, 1/4 सदस्यों ने इसमें प्रस्ताव तैयार किया, 2/3 से पारित हुआ। पारित होने के पश्चात उपराष्ट्रपति को सूचित किया, 14 दिन का नोटिस उनको। ठीक है, 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया, फिर लोकसभा में यहाँ पर उपराष्ट्रपति को बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, लोकसभा में उपराष्ट्रपति को बोलने का मौका, उपराष्ट्रपति अपना पक्ष, उपराष्ट्रपति अपना पक्ष लोकसभा में रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल, अब यहां पर लोकसभा नहीं, केवल लोकसभा, समझ रहे हैं ना आप लोग, केवल लोकसभा में रख सकते हैं। क्योंकि जब राज्यसभा से शुरू होगा तो फिर लोकसभा ही तो एक दूसरा सदन है, वहीं पर जा सकते हैं उपराष्ट्रपति, और कोई माध्यम है ही नहीं कहीं जाने का। ठीक है, तो केवल और केवल लोकसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। राज्यसभा से शुरू होकर 1/4 सदस्य यहाँ पर इसको प्रस्ताव तैयार करेंगे, 2/3 बहुमत से पारित होगा, 14 दिन का नोटिस उसके पश्चात उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा और मैटर कहां चला जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में पारित होने से पहले उपराष्ट्रपति यहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि लोकसभा को लगता है कि उपराष्ट्रपति ने अपना पक्ष सही तरह से रखा है, सही ढंग से अपने तथ्यों का विश्लेषण किया है, उस तब उनके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। अन्यथा यहाँ से 2/3 बहुमत से पारित होने के साथ ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखो केवल और केवल राज्यसभा से शुरू होगा और उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर केवल और केवल लोकसभा में मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसीलिए उन पर महाभियोग की कार्यवाही केवल राज्यसभा से शुरू होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो अनुच्छेद 63 क्या बोलता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, यहां से ये पद लिया गया है। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है, ये राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है, यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 66 इनके निर्वाचन का प्रावधान करता है, जिसमें निर्वाचन इनका एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है। ठीक है, योग्यता मैं आपको बता चुका हूं, भारत के नागरिक हों, लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुके हों, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 15,000 रुपए आरबीआई में अपनी जमानत राशि रखेंगे, साथ ही राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। ठीक है, विधानमंडल इसमें हिस्सा नहीं लेता है। महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है और उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर केवल और केवल लोकसभा में मिलता है। यहां तक का समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का है। हालांकि देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है इनके कार्यकाल के संबंध में। ठीक है, जब तक का 5 वर्ष का तो है ही, लेकिन जब तक इनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता है। मानो जैसे 2022 में चुनाव समाप्त हुए थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, 2027 में यदि चुनाव
होते हैं, यदि 2027 में किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाई, 2028 में चले जाएं, तो तब तक, मतलब जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो कोई मतलब 5 वर्ष तो है ही, लेकिन उसके पश्चात भी ये बने रह सकते हैं जब तक उत्तराधिकारी इनका नियुक्त नहीं हो जाता। तो कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। संभवतः जो परिस्थितियां वो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब देखो चुनाव का समय, इसे हम बोलेंगे निर्वाचन या फिर चुनाव का समय। ठीक है, निर्वाचन या चुनाव का समय। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव देखो कितने समय में होना चाहिए, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो निर्वाचन का समय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जरूरी नहीं है कि वो 1 महीने में भी चुनाव हो सकता है, वो 1 साल में भी हो सकता है, मतलब निर्वाचन फिक्स है ही नहीं। राष्ट्रपति में हमने क्या देखा था कि 6 महीने के भीतर उनका चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में 6 महीने का बिल्कुल भी कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, मतलब कभी भी जब समय लगे, भले 1 साल बाद हो या 6 महीने 5 महीने होगा, तब कभी भी चुनाव हो सकता है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता तब तक जो पुराने उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, 5 वर्ष होने के पश्चात भी वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 69 में क्या है, शपथ, उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाएगी अनुच्छेद 69 के तहत। और यहीं पर लिख लो अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 क्या बोलता है, आकस्मिक रिक्तता, राष्ट्रपति के पद की, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं, हमने देखा था अनुच्छेद 62 में उनके पद की रिक्तता 5 कारणों से हो सकती थी। ठीक है, 5 कारण हमने पढ़े थे, आप सभी को याद होगा, पिछली क्लास में हमने 5 कारण पढ़े थे। लेकिन उसके अलावा जो अन्य कारण है, जैसे माना राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया, वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, ठीक है, 10 दिन के लिए कहीं विदेश यात्रा पर चले गए, तो उस दौरान भी तो राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा। तो उस आकस्मिक रिक्तता में जो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे वो कौन है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, या ना उनका स्वास्थ्य खराब हो, विदेश यात्रा पर जाते हैं, या फिर अपहरण हो जाता है उनका। ठीक है, ऐसी कोई परिस्थितियां जब आ जाती हैं, जब उन 5 परिस्थितियों के अतिरिक्त, इस तरह से समझो, अनुच्छेद 62 में दी गई 5 परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी कारण बस राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, तब उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत। समझ गए ना। और अनुच्छेद 71 भी यहां पर लिख लो, अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71 क्या बोलता है, इसके तहत देखो, जो भी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का क्षेत्राधिकार, विवादों का क्षेत्राधिकार, मतलब जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, इनके चुनाव संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो क्षेत्राधिकार किसको है, केवल सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट को है। मतलब यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई भी विवाद, ठीक है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, मतलब कोई भी मामला बनता है, तो कहां पर बनेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी उच्च न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, केवल और केवल कहां पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। अनुच्छेद 71 बोलता है। अनुच्छेद 72 हमने कल देखा था, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, अनुच्छेद 72 हम पढ़ चुके हैं। 73 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है अनुच्छेद 73। ठीक है, फिर भी याद रख लेगा, संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 और 75 में आपको समझाता हूं, मंत्री परिषद और जो ये 74 और 75 है, ठीक है, वो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ। फिलहाल आप उपराष्ट्रपति को पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पुनः एक बार इसको आप लोग रिवीजन करिएगा जरूर। ठीक है, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है आप लोगों को इसको याद कराने का, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। ठीक है, न राष्ट्रपति को याद कराने का, न उपराष्ट्रपति को। और यहाँ से लगातार सवाल आते हैं,
वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। और हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपने आज उपराष्ट्रपति के संबंध में जो भी फैक्ट हैं, जो दो दो बार नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, ठीक है, ये कुछ जो फैक्ट हैं वो सारे आपने ध्यान रखने। कौन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए हैं, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो उपराष्ट्रपति बने थे, ये सब फैक्ट आपने स्वयं से तैयार करना है, ठीक है। सारी किताबों में मिल जाता है, ल्यूसेंट इत्यादि में भी आपको ये मिल जाएगा, तो आपने स्वयं से इसको तैयार करना है। ये आपका होमवर्क है उपराष्ट्रपति के लिए, बाकी अन्य होमवर्क भी मैं दूंगा इसी में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो अनुच्छेद 74 और 75। तो 71 तक मैंने आपको बता दिया, 72 में आपको समझा चुका हूँ ऑलिटिकल 5 तरह की राष्ट्रपति की शक्तियां थी, ठीक है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और विराम, 5 याद होंगे आपको, ठीक है। 5 रिट थी, कौन कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख और अधिकार परीक्षा, अनुच्छेद 32 में थी। अनुच्छेद 72 में क्या है? 5 शक्तियां सजा माफ करने की राष्ट्रपति की, ठीक है। और अनुच्छेद 111 में क्या था? वीटो पावर, 3 तरह की वीटो पावर है राष्ट्रपति को, है ना, किसी विधेयक पर। अनुच्छेद 111 उस पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने कल जो लिखाया था, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें देखो हमारी रिपीट भी हो रही हैं, वो हम आपको, वो ऐसे ही आपको याद होता रहेगा। साथ ही आगे मतलब पॉलिटी इतना हम कवर कर लेंगे कि आपको परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। हालांकि पूरा हम नहीं पढ़ रहे, देखो पूरा यदि पढ़ते हैं तो कम से कम 60 क्लास आपको चाहिए पॉलिटी की, 1 घंटे की, उससे ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। संसद में ही आपका बहुत सारा समय निकल जाता है, पीछे को अन्य चीजें, पंचायती राज में 2 दिन निकल जाते हैं। तो इतनी चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं। इन चीजों को देखो, कुछ मैं अनुच्छेद के माध्यम से आपको कराऊंगा, कुछ इस तरह से मैं आपको कराऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं अब मंत्री परिषद, ठीक है। तो शब्दावलियां समझते हुए चलते हैं, इसके पश्चात हम संसद में भी लोकसभा समझेंगे, लोकसभा समझेंगे और राज्यसभा समझेंगे, बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो धन विधेयक इत्यादि अनुच्छेद हैं वो सब मैं अनुच्छेद के माध्यम से आपको कराऊंगा जरूर। संसदीय समितियां हैं, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। बाकी अन्य चीजें जैसे अनुच्छेद के माध्यम से मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है। और तेजी से सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से सवाल भी कम आते हैं, डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसको, मंत्री परिषद को, अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में चर्चा करते हैं। देखो आर्टिकल 74 बोलता है, आर्टिकल 74, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 क्या? मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 70 क्या बोलता है इसमें? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेंगे, प्लस पीएम की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। मंत्री परिषद थोड़ा जटिल शब्द है, इसको समझना आवश्यक है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं अभी। फिलहाल अनुच्छेद 74 देखो, मंत्री परिषद, ठीक है। 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। देखो माना ये सांसद हैं, ये सांसद हैं, ठीक है, ये सब क्या है? सांसद हैं। इनमें एक प्रमुख सांसद भी है, कौन है? प्रधानमंत्री है, तो वो भी सांसद ही। यदि प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री का कोई पद थोड़ ना, प्रधानमंत्री मतलब ये समझो कि केवल एक पद है। प्रधानमंत्री क्या है? केवल एक पद है, लेकिन है क्या? वो भी तो सांसद है ना, वो भी क्या है? सांसद ही है, ठीक है। जैसे माना अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मोदी जी कहां से हैं? भी सांसद, वाराणसी से सांसद है ना, बनारस से, तो वो वहां के सांसद हैं,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी क्या होता है, सांसद ही होता है, इन्हीं के समान है, सांसदों के जैसा। लेकिन क्या है, जो बहुमत प्राप्त दल है उसका नेता है, ठीक है, उसका प्रमुख है। प्रधानमंत्री क्या है, बहुमत प्राप्त दल का प्रमुख है, ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है, समकक्षों में प्रथम। समकक्षों मतलब सब इसके समान सांसद हैं, लेकिन उनमें पहला स्थान किसका आता है, प्रधानमंत्री का आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से किसे समकक्षों में प्रथम कहा गया है। कौन है, प्रधानमंत्री है, वो भी सांसद, लेकिन अन्य सांसदों की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा उसका पद उच्च हो गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, इसलिए उसको समकक्षों में प्रथम की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही देखो, मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं ये हम देखते हैं। राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। जो बहुमत प्राप्त दल है उसमें से किसी एक को नेता चुनेंगे, कौन, राष्ट्रपति, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब देखो, मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे ना। हमने क्या यहां पर क्या पढ़ा, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की। तो ये व्यक्तिगत रूप से किस पर, किसके लिए उत्तरदायी होंगे, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होंगे ना, सॉरी हाँ, राष्ट्रपति के प्रति होंगे ना उत्तरदायी। क्योंकि राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति किया। देखो, जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से मतलब प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भले ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्री लोकसभा में ही बैठते हैं, भले ही वो राज्यसभा का सदस्य क्यों ना हो, भले ही वो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। यदि वो मंत्री है तो वो लोकसभा में ही बैठेगा, ठीक है। हालांकि जब मतदान देगा तब अपने सदन में वापस चला जाएगा। जब किसी चीज पर वोटिंग होगी, जब किसी चीज पर वोट डालना होगा, तो वो अपने सदन में चला जाएगा और वहां पर वोट डालेगा, ठीक है। माना राज्यसभा का सदस्य है कोई और किसी मंत्री पद पर सुशोभित है, और राज्यसभा में किसी चर्चा, किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है, ठीक है, तो उस वोटिंग के लिए वो अपने राज्यसभा में चला जाएगा, लेकिन बैठेगा कहां पर, लोकसभा में, ठीक है। बोलने का अधिकार कहां पर है, लोकसभा में, ठीक है। मंत्री, क्योंकि मंत्री क्या है, केंद्र सरकार, मंत्री केंद्र सरकार है ना, सरकार जो है, कार्यपालिका कौन है, मंत्री कार्यपालिका है ना। तो कार्यपालिका क्या है, लोकसभा, जिसको प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसका हो रहा है, ठीक है। तो यदि राज्यसभा से भी मंत्री कोई बनता है तो वो लोकसभा में बैठेगा, लोकसभा में बोलेगा, लेकिन मत कहां पर होगा उसका, राज्यसभा में। मतदान केवल राज्यसभा में करेगा, वोट केवल राज्यसभा में डालेगा, ठीक है, लेकिन बोलना सब चीजें कहां पर होंगी उसकी, लोकसभा में। इसलिए मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अनुच्छेद 75 है, ये दोनों में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, यानी कि सारे मंत्री जिसमें आ गए वो सब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। क्यों, क्योंकि लोकसभा में उनको जवाब देना है ना, जवाब, उत्तरदायी होना मतलब जवाब देना, जवाब कहां देंगे, लोकसभा, ठीक है। तो ये आपने शॉर्टकट में इस तरह से समझना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है, इसमें कई तरह की चीजें आती हैं, देखते हैं कौन कौन आते हैं। एक इसमें आ जाएंगे, देखो, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे कौन आ जाएंगे इसमें, राज्य मंत्री, ठीक है। तीसरे आते हैं उप मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। ये बहुत जटिल शब्दावलियां हैं, आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास मैं करूंगा, फिर भी आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास स्वयं से भी थोड़ा, ठीक है, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा।
कैबिनेट मंत्री उस वो होते हैं जो प्रमुख होते हैं कैबिनेट में, सबसे बड़े मंत्री, ठीक है। सबसे बड़े मतलब जो मेन मंत्री होता है। जैसे अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। जैसे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, है ना। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये सब क्या है? प्रमुख। ये कैबिनेट मंत्री है ना, ये कैबिनेट का हिस्सा है। मतलब जो प्रमुख मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से मतलब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा जो मंत्री है वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री क्या हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। किसी विभाग का सबसे बड़ा प्रमुख क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री हो गए। राज्य मंत्री क्या होते हैं? इनकी सहायता के लिए, ठीक है। किसी भी विभाग का, किसी भी विभाग का प्रमुख कौन हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इनकी सहायता के लिए कौन बनेंगे? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा छोटे होते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री से थोड़ा छोटे कौन होते हैं? राज्य मंत्री। जितने कैबिनेट, जितने विभाग हैं उतने कैबिनेट मंत्री, उतने ही राज्य मंत्री भी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि राज्य मंत्री कम होते हैं, राज्य मंत्री भी उतने ही होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आते हैं उपमंत्री। उसके पश्चात क्या होते हैं? उपमंत्री, जो कि सबसे छोटे स्तर के होते हैं, ठीक है। ये किसकी सहायता करते हैं? राज्य मंत्री की। ये इसकी सहायता करेंगे, ये इसकी सहायता करेंगे। मतलब माना कोई प्रोजेक्ट तैयार होना, माना कोई रेलवे का प्रोजेक्ट तैयार होना है, तो रेलवे का उपमंत्री उस प्रोजेक्ट को पहले तैयार करेगा, राज्य मंत्री को भेजेगा, राज्य मंत्री उसको देखेगा, कोई कमी लगती है या फिर जो भी चीज संशोधन करना यहाँ पर रखेगा। इसके पश्चात किसके पास जाएगा? कैबिनेट मंत्री के पास। बस इन्हें केवल समझना है, उस चीज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए कौन है? उपमंत्री और राज्य मंत्री, ये केवल उसको समझेंगे, ठीक है। देखो ये इसकी सहायता कर रहा है, ये इसकी सहायता कर रहा है। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये उस परिस्थिति में देखो होते ही राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार इन्हें कब मिलता है? स्वतंत्र प्रभार इन्हें तब मिलता है जब कोई मंत्री अनुपस्थित हो, ठीक है। जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, कैबिनेट मंत्री क्या हो? अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, तब क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री, ये सीधा काम में, ये सीधा क्या बन जाते हैं? एक्टिंग में आ जाते हैं, मतलब प्रमुख हो जाते हैं। माना कैबिनेट मंत्री, माना रक्षा मंत्री नहीं है यहाँ पर, रक्षा मंत्री विदेश दौरे पर गए हैं, तो जब वो विदेश दौरे पर रहेंगे, माना 10 दिन विदेश दौरे पर गए, तो इस 10 दिन की अवधि में कौन कार्य करेगा इनके बदले? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जो कि इसी में से नियुक्त होता है। इन्हीं राज्य मंत्री का जो, ये राज्य मंत्री जो होते हैं, यदि कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो राज्य मंत्री ही क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र प्रभार ग्रहण इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री यदि अनुपस्थित होता है, प्रमुख जो मंत्री है वो अनुपस्थित होता है, तब राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार के रूप में कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में कौन कौन आ गया? देखो कैबिनेट मंत्री आ गए, राज्य मंत्री आ गए, उप मंत्री आ गए, और यदि कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही कैबिनेट मंत्री का कार्य करता है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए हैं। अब इसमें देखते हैं मंत्रिमंडल। ये कैबिनेट, ये मंत्री परिषद थी, ये कैबिनेट मंत्री थे। जो कैबिनेट, जो प्रमुख मंत्री हो कैबिनेट होते हैं, मंत्री परिषद में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन एक आता है शब्द मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, एक शब्द ये भी आता है ना, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं? ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल में इस तरह से आप इसको समझो, एक प्रधानमंत्री आएंगे मंत्रिमंडल में, दूसरे देखो कैबिनेट मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, और तीसरे कौन आएंगे? कैबिनेट, जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार, ये किस में आ जाते हैं? सब मंत्रिमंडल में। अब 3 शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। मंत्री परिषद में क्या क्या है, कैबिनेट मंत्री क्या क्या होते हैं, और मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। कहते हैं ना कि किसी चीज को मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है, तब इन्होंने अनुमति दी है, ठीक है। कैबिनेट ने अनुमति दी है, मतलब कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख मंत्री हैं उनके द्वारा, ठीक है। कैबिनेट की बैठक होती है, हालांकि प्रधानमंत्री बैठक में शामिल होता है इनके साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री क्योंकि सर्वोच्च है भाई, बहुमत प्राप्त दल का नेता है प्रधानमंत्री, तो बैठक में तो शामिल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल में पीएम, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री है, तब मंत्रिमंडलों बन जाता है, ठीक है। जब कोई कैबिनेट मंत्री
अनुपस्थित हो, कहीं गया हो और उस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसके बदले कार्य कर रहे हो, तब वो क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल हो जाता है। मंत्री परिषद में ये सारी चीजें, कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल, तीन शब्द आपको समझ में आ गए। बाकी देखो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों लोकसभा? क्योंकि लोकसभा क्या है, जनता का सदन है, ठीक है, और मंत्री क्या है, कार्यपालिका है। मंत्री कार्यपालिका है ना। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। व्यवस्थापिका मतलब जो संसद है, कार्यपालिका मतलब जो सरकार है, और न्यायपालिका मतलब जो, न्यायपालिका आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। तो कार्यपालिका है तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। लोकसभा ही एक हिसाब से कार्यपालिका है, ये समझ लो, क्योंकि लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अधिकांश मंत्री वहीं से बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति की सलाह के लिए, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, आर्टिकल 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने वाले हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कुछ एक आध शब्द हम समझ लेते हैं। देखो, एक होता है, एक शब्द है देखो, सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट ये किसे कहा जाता है, योजना आयोग को, ठीक है। योजना आयोग को क्या कहा जाता है, सुपर कैबिनेट। एक शब्द आता है किचन कैबिनेट, ये किसको कहा जाता है, यदि प्रधानमंत्री अपने जो सगे संबंधी उनको ज्यादा महत्व दें तो, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट। यदि प्रधानमंत्री अपने सगे संबंधियों को अधिक महत्व देते हैं कैबिनेट में, तो उसको क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट। और साथ ही देखो, एक आता है शैडो कैबिनेट। शैडो यानी कि छाया, शैडो कैबिनेट ये कहां पर है, ब्रिटेन में है ये अभी वर्तमान में, ठीक है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, यदि किसी विभाग में कोई मंत्री बना, जैसे मानो कोई कैबिनेट मंत्री बना, ये होता क्या है कि जितने भी मंत्री बनते हैं लगभग सब प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करेंगे, जो उनके दल का है उसी की तो करेंगे ना, दूसरे दल के तो किसी व्यक्ति को करेंगे नहीं। यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए तो सभी, माना अभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो लगभग जो सभी मंत्री कौन है, बीजेपी के हैं। लेकिन शैडो कैबिनेट में क्या होता है, एक उस दल का होगा और एक दूसरे दल का होगा, ठीक है। एक उसी दल का होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, दूसरे दल से होगा। सेम माना कैबिनेट मंत्री, एक मंत्री तो सत्ता प्राप्त दल का होगा, सत्ता प्राप्त मतलब जो शासन कर रही है, जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है, उस दल का होगा एक मंत्री। और एक ऐसा ही मंत्री विपक्षी दल का भी होगा, विपक्ष से भी होगा। मतलब एक सत्ता प्राप्त दल का मंत्री होगा, सत्ता प्राप्त दल का मंत्री, तो इसके साथ ही यहां से एक विपक्षी दल का मंत्री भी होगा, विपक्ष से भी मंत्री बनेगा एक, ठीक है, से भी क्या होगा, एक मंत्री बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, शैडो कैबिनेट। मतलब जो डायरेक्ट निगरानी रखेगा कि ये कार्य सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सत्ता प्राप्त दल कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा, तो इस पर नजर कौन बनाए रखेगा, विपक्षी दल का। और कोई भी प्रस्ताव जब तक ये दोनों पास नहीं करेंगे तब तक वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब इस कैबिनेट के निर्णय को, यहाँ के कोई मंत्री का निर्णय इस कैबिनेट ने मान लिया तो यहाँ भी इसको मानना आवश्यक होता है। यदि दोनों तब मानते हैं, दोनों जब मानेंगे तभी वो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है शैडो कैबिनेट। तो यहाँ पर भारत में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है नहीं। बाकी देखो, कुछ चीजें हैं, जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं, नीति आयोग का प्रमुख है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ठीक है। साथ ही जो कैग हैं, महान्यायवादी हैं, इनकी सिफारिश, नियुक्ति की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो यहाँ पर आपको बताया जाए। जो लगभग महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी उप प्रधानमंत्री में कुछ है नहीं, ठीक है, तो उसको पढ़ना व्यर्थ है। उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो आज का होमवर्क आपका, आपने भारत के प्रधानमंत्री देखने हैं, आपने भारत के प्रधानमंत्री कंप्लीट करने हैं पूरे, ठीक है। जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं, कब कब कौन कौन रहा और किसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीजें जो ल्यूसेंट में दे रखी हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपके पास सामान्य अध्ययन की किताब है, सामान्य ज्ञान की किताब है, उसमें जो भी दे रखी है वो सारी चीजें आपने स्वयं से करनी है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज लिखाऊंगा तो बहुत सारा समय आपको पता है लग जाने वाला है,
तो प्रधानमंत्री आप स्वयं से करेंगे, राष्ट्रपति मैंने कल दिया था। आज के आपको होमवर्क देखो, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपने स्वयं से तैयार करना है। अनुच्छेद 76 देखते हैं। देखो 76 क्या बोलता है, आर्टिकल 76 महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, महान्यायवादी होते क्या हैं? भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील, यानी कि देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील जो सरकार के मामले लड़ता है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील जो सरकारी मामले लड़ता है उसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा सरकारी वकील जो भारत सरकार को विधिक ज्ञान भी देता है, किसी मामले में विधिक सहायता भी भारत सरकार को करेगा, कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति किस में होती है? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, हालांकि इसके कार्यकाल का मतलब नियुक्ति कौन करते हैं इसको देखो, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं इसकी? राष्ट्रपति करते हैं। और इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब तक राष्ट्रपति इसको हटा नहीं देते तब तक ये बना रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ये छोड़ सकते हैं और तभी अपना पद ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता महान्यायवादी। ठीक है, सदस्य नहीं होता है, किंतु कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें कंफ्यूजन यहां पर क्या आता है कि ये मतदान करेगा कि नहीं करेगा। संसद में यदि किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है और उसमें मत डालना और ये मत देगा कि नहीं देगा। अरे मत कैसे दे देगा, क्योंकि संसद का ये सदस्य ही नहीं है। जब संसद का सदस्य ही नहीं है तो मतदान देने का तो अधिकार ही नहीं है ना, तो इसलिए मत ये नहीं देता है। केवल और केवल क्या भाग ले सकता है, संसद का सदस्य नहीं है इसलिए मतदान नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, भाग ये ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन संसद का ये सदस्य नहीं होता। जैसे हमने उपराष्ट्रपति देखा था, संसद का सदस्य होता है? नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये भी संसद का सदस्य नहीं है लेकिन भाग ले सकता है। ठीक है, और मतदान ये भी नहीं करता है। तो महान्यायवादी संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पर मतदान का अधिकार इसको नहीं होता है। इस तरह से समझो। देखो छोटे स्तर से मैं आपको समझाता हूं। आपने अभियोजन अधिकारी की भर्ती देखी होगी ना, आती है ना एपीओ की, सहायक अभियोजन अधिकारी, जो कि सबसे छोटे स्तर पर सरकारी वकील होता है। उसके बाद आते हैं क्या? डीजीसी। ठीक है, डीजीसी। उसके पश्चात क्या आते हैं? देखो ऊपर आते हैं, जैसे राज्य स्तर पर आते हैं महाधिवक्ता, और भी आते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल वगैरह ऊपर, इससे ऊपर आते हैं। तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी बड़े बड़े स्तर पर। ठीक है, महान्यायवादी। देखो मजिस्ट्रेट लेवल पे, जिला लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, ये इस तरह से वकील सबसे बड़े वकील जो कहलाते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट लेवल पर अभियोजन अधिकारी होते हैं। अब इसमें देखो सहायक अभियोजन अधिकारी है, अभियोजन अधिकारी है, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी है, फिर यहाँ पर डीजीसी है, डीजीसी क्रिमिनल, डीजीसी सिविल, अलग अलग होते हैं। ऐसे ही महाधिवक्ता, फिर महान्यायवादी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अभियोजन, डीजीसी, ये केवल समझाने के लिए ध्यान आपने केवल 76 रखना है। 77 क्या बोलता है? अनुच्छेद 77 संपूर्ण जितने भी कार्य होंगे, सभी कार्य, कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। मतलब यदि संघ सरकार का कोई भी काम होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से वो संचालित होने वाला है, संघ सरकार का कोई भी कार्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही उसमें अंतिम साइन करते हैं। ये मैं आपको कल समझाया था, संघ के जब हमने देखा था ना, कार्यपालिका के प्रमुख हैं, कोई भी कार्य इन्हीं के नाम पर संपन्न होगा। तो 77 हो गया। और आर्टिकल 78 क्या बोलता है? आर्टिकल 78 क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति द्वारा पीएम से सलाह लेना। ठीक है, पीएम से सलाह लेना। तो प्रधानमंत्री का यहां पर यह दायित्व है। ठीक है, ये थोड़ा भाषा में आपको बदल के लिखवा रहा हूं। प्रधानमंत्री का यह दायित्व है, इसको ऐसे समझना आपने। प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वो मंत्री परिषद के समस्त कार्यों की चर्चा संबंध में सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। ये क्या है, अनुच्छेद 78 है। यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में, बता सकते हैं आप लोग, सीढ़ियां चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ पर तक का पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं और लगभग इसको हमने पूरा डीपली ही कवर किया। अब यहाँ से थोड़ा हम शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा अब आगे जंप करके बढ़ने वाले हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब संसद के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ जो प्रमुख फैक्ट होते हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा बाद में। देखो अध्यादेश है उसको मैं वहीं पर समझा दूंगा, ठीक है। अध्यादेश जो है, महाभियोग में आपको समझा चुका हूँ, उपराष्ट्रपति में आपको पूरा समझा चुका हूँ, राष्ट्रपति समझा ही दिया है लगभग। यदि क्वेश्चन बनेगा मंत्री परिषद का वास्तविक नेता कौन होता है, तो मंत्री परिषद का वास्तविक नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। मंत्री परिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। साथ ही अन्य जो भी फैक्ट है मंत्री परिषद से संबंधित हो, कैबिनेट मंत्री से हो, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं संसद के बारे में, ठीक है। एक काम करूंगा, देखो टॉपिक के साथ ही आगे चलना उचित होता है ना। तो इस क्लास के पश्चात आपको आज ही शाम को मैं एक क्लास अनुच्छेद के संबंध में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद तो सब देखो किताब में लिखे हुए हैं, फोटो खींचना आपको समझाना है उसको, बस हो गया, ठीक है। तो उसको मैं पीडीएफ बनाकर आपको समझा दूंगा ताकि आप उनको नोट भी कर सकें। जिन्होंने नोट करना, जो नोट्स बना रहे हैं यहीं पर समझ लेंगे, तो बाद में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कल हम राज्य सरकार पढ़ेंगे, तो आज ही हम सारे अनुच्छेद संसद के संबंध में जो भी चीजें हैं वहां पर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और साथ ही उसी क्लास में आपको समितियां समझा दूंगा, ठीक है। संसदीय समितियां जो होती हैं उसी क्लास में आपको समझा दूंगा। बाकी अभी हम चर्चा कर लेते हैं, हल्का संसद हम समझ लेते हैं, ठीक है। संसद का ढांचा कैसे होता है, देखो संसद संसद तीन इसके अंग होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को भी हम साइड रखते हैं, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति जी को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप साइड रहिए, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, राज्यसभा, और दूसरा हम क्या देखेंगे यहाँ पर, लोकसभा। दूसरा क्या देखेंगे हम यहाँ पर, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहले इनकी एक विशेषताएं लिख लेते हैं हम, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। राज्यसभा भंग हो सकती है, ठीक है, भंग नहीं हो सकती, सॉरी, भंग नहीं हो सकती। लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है, भंग हो सकती है। पहले एक बार पूरी विशेषताएं लिख दूं, मतलब अंतर लिख दूं, इसी के माध्यम से इनको मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये क्या है, स्थायी सदन है। अब भंग नहीं होगा तो स्थायी होगा ना, स्थायी सदन है। ये क्या है, अस्थायी सदन है, ठीक है, अस्थायी सदन। ये क्या है, अस्थायी सदन है। ये स्थायी था, ये अस्थायी है, मतलब भंग हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, निम्न सदन है। ये क्या है, उच्च सदन है। उच्च सदन है, निम्न सदन है, ठीक है। लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। एक बार मैं खाली विशेषता लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आयु 25 वर्ष है, यहाँ पर आयु कितनी है, 30 वर्ष, ठीक है। आयु कितनी है यहाँ पर, 30 वर्ष। ये इसको क्या बोलते हैं, युवाओं का सदन। युवाओं का सदन। इसको क्या बोलते हैं, बूढ़ों का सदन। बूढ़ों का सदन, ठीक है। क्यों बोलते हैं, अभी सारी चीजें हम सीधा समझेंगे, ठीक है। और देखो इसके अलावा यहां पर वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में टोटल कितनी सदस्य संख्या, 552, ठीक है। टोटल कितने हैं, 552, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 545, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 545। टोटल कितने हैं, 552। कुल कितने, 552। 550 ही मान लो, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन तो समाप्त हो गई, इसको रहने दो, ठीक है। वर्तमान में कितने यहाँ पर, 545, 543। वर्तमान में 543 होंगे, ठीक है। शायद मैंने ऊपर आपको 545 लिखाया हो, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 543 वर्तमान में है। तो इसमें देखो जो राज्यों से आते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कितने, 530, 530, ठीक है। साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, इनके कितने हैं, 20। और एंग्लो इंडियन कितने थे, एंग्लो इंडियन कितने थे,
दो, ठीक है। टोटल 552 थे, वर्तमान में 543 है। शायद ऊपर मैंने आपको गलत लिखा दिया है, उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। 545 नहीं होगा, 543 होगा, ठीक है। वर्तमान में 543 है। यही राज्यसभा में देखो वर्तमान में कितने, 245। वर्तमान में कितने, यहाँ पर 245 है, ठीक है। वर्तमान में 245 है। इसमें देखो 12 अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250, लेकिन वर्तमान में कितने हो सकते हैं, वर्तमान में कितने, 245। अधिकतम यहाँ पर कितने, 552। अधिकतम 552 है ना, और यहाँ पर अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। उसमें से 245 वर्तमान में, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं, ठीक है। 12 कितने हैं, मनोनीत हैं। और ये जो आधार है, इनका जो परिसीमन हुआ है वो 1971 की जनगणना के हिसाब से हुआ है 2002 में, ठीक है। ये परिसीमन जो हुआ था 1971 की जनगणना से हुआ था, उसके आधार पर हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 2002 में। अगला जो परिसीमन होना है वो 2026 में होना है, और तब इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तब इनकी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो 2026 में परिसीमन होगा वो 2001 की जनगणना के अनुसार होगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो परिसीमन है वो 2002 का परिसीमन है। परिसीमन मतलब सीटों का बंटवारा, कहां पर कितनी सीटें हैं, ठीक है। कहां पर कितनी लोकसभा सीटें होंगी, कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, सब परिसीमन के आधार पर तय होता है। तो 2002 में ये परिसीमन हुआ था, 1971 की जनगणना के हिसाब से हुआ था। और अब जो अगला परिसीमन होना है वो 2026 में होना है, जो कि 2001 की जनगणना के हिसाब से होना, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहां तक आप लोग इसको समझ गए। अब थोड़ा हम इसको देखते हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। इसमें 12 जो मनोनीत होते हैं, साइंस से, साहित्य से, संगीत इत्यादि यहाँ से मनोनीत होते हैं, मतलब कला से, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है, यहाँ पर 2 सदन है। सदन कितने हैं, 2। राज्यसभा सदन है प्लस लोकसभा भी क्या है, सदन है, ठीक है। राज्यसभा क्या होती है, मतलब कभी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग राज्यसभा नहीं हो सकती, ठीक है। इसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं, इसके 1/3 सदस्य, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य, सॉरी, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब माना 100% है तो इसमें से 33% प्रत्येक 2 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का, 6 साल का। माना कोई 2020 में नियुक्त हुआ है तो 2026 में हट जाएगा, और जो 2022 में नियुक्त हुआ है 2028 में हट जाएगा, ठीक है। 2024 में जो नियुक्त हुआ है वो 2030 में हट जाएगा। तो इस तरह से देखो, 33% 2020 में नियुक्त हुए, 2026 में हट गए, फिर 2026 में 33% हटेंगे, 2026 में फिर से 33% नहीं आ जाएंगे। अगले 33% देखो 2022 में नियुक्त हुए, 2028 में हट जाएंगे, ठीक है। 2028 में फिर से नए यहाँ पर आ जाएंगे, 2030 में यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका कार्यकाल चलता है, ठीक है। कार्यकाल कितना है, यहाँ पर 6 साल का कार्यकाल होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। इसको देखो अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालती, जबकि ये क्या है, प्रत्यक्ष सदन है। ये क्या है, प्रत्यक्ष सदन है, क्योंकि यहाँ पर जनता वोट डालती है। लोकसभा सदस्य हम चुनते हैं ना, आप सभी ने जो 18 साल पूरे कर चुके हैं इस बार वोट डालेंगे अपना, तो सांसदों को चुनेंगे लोकसभा के लिए। लेकिन ये क्या है, अप्रत्यक्ष सदन है, यहाँ पर हम वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। तीसरा देखो, उच्च सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये निम्न सदन है, ये भंग कभी भी विघटन हो सकता है, ठीक है। और साथ ही देखो, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं, क्योंकि न तो यहां बहुमत, यहां किसी व्यक्ति, यहां पर किसी पार्टी का बहुमत है तो प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री कहां से बनेगा, लोकसभा से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भले ही मतलब बहुमत प्राप्त दल यहां हो और प्रधानमंत्री राज्यसभा का कोई सदस्य हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बहुमत कहां प्राप्त होना चाहिए, लोकसभा में। लोकसभा के बहुमत के आधार पर ही प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, राज्यसभा के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होते। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि राज्यसभा में बहुमत के आधार पर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा तब, प्रथम सदन। ये क्या हो जाएगा तब, प्रथम सदन। तो प्रथम सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को। अब ये सारे आपने ध्यान रखने, यहाँ पर आयु कितनी है, 30 वर्ष है। इसको बूढ़ों का सदन बोलते हैं, इसको युवाओं का सदन बोलते हैं, ठीक है।
बाकी कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। बाकी देखो अनुच्छेद 80 में ही 12 सदस्यों का मनोनयन है, अनुच्छेद 80 में ही मनोनीत होते हैं, ठीक है। 12 जो सदस्य अनुच्छेद 80 में ही मनोनीत होते हैं, अनुच्छेद 80 2 के अंतर्गत ये मनोनीत होते हैं। इसको मैं आपको लिखा दूंगा बाद में, इसको मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 80 1 है, अनुच्छेद 80 2 है, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, उसको मैं आपको जब अनुच्छेद कराऊंगा शाम को वहां पर आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग उसको रहने दीजिएगा। बाकी मैं आपको समझा चुका हूं, देखो सारा। इनके लिए जो सदस्य बनने के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं, देखो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु रखता हो, ठीक है। शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन इसको कहा जाता है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? कब हुआ? 3 अप्रैल 1952, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952, ठीक है। 13 मई 1952 क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 13 मई 1952 को। तो ये चीज आपने समझ ली। लोकसभा आप लोग पूरा समझ चुके हैं। इनकी कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है। राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहां पर हैं? यूपी। यूपी में कितनी है? 31। महाराष्ट्र में कितनी है? 19, ठीक है। और इसके साथ ही तमिलनाडु में शायद 18 है, तमिलनाडु में 18 है, ठीक है। तमिलनाडु में 18 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 16 सीटें। देखो सर्वाधिक राज्यसभा सीटें 31 कहां पर हैं? कहां पर हैं? यूपी में। महाराष्ट्र में कितनी है? 19। तमिलनाडु में कितनी है? 18। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 16 सीटें। ये भी कभी कभी क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जबकि सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहां पर हैं? यूपी। सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहां पर हैं? यूपी। यूपी में कितनी है? शायद 80 सीटें हैं, ठीक है। 80 सीटें यूपी में। उसके पश्चात देखो महाराष्ट्र में है 48, ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48। पश्चिम बंगाल में 40 है और बिहार पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 42 है, पीबी मतलब पश्चिम बंगाल 42, और बिहार में कितनी है? 40, ठीक है। ये कभी कभी इनको भी लगाने के लिए एक बार ये प्रश्न बन गया था, लोकसभा सीटों के आधार पर राज्यों का क्रम बताइए, ठीक है। तो क्रम ध्यान रखना, ये लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें, ठीक है, इस तरह से हैं और राज्यसभा सीटें इस तरह से। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। जबकि राज्यसभा सीटें ये हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे कुछ चीजें हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं अभी जल्दी जल्दी थोड़ा, ठीक है। जो इनकी प्रमुख शक्तियां हैं, इनका अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष की जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी शक्तियां देख लेते हैं। बाकी निर्वाचन अनुच्छेद 93 वो हम बाद में देख लेंगे, जो अनुच्छेद हम शाम को क्लास में दूंगा आपको, ठीक है। इसी टारगेट बैच में वो क्लास देने वाला हूं, लेकिन वो रिकॉर्डेड वैसा होगा, फोटो खींच के आपको अनुच्छेद कराने हैं, तो उन अनुच्छेद को मैं आपको फटाफट बता दूंगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, बजट क्या होता है, ठीक है, लेखानुदान क्या होता है, उसी में समझा दूंगा। अध्यादेश क्या होता है, कितनी अवधि के लिए जारी होता है, क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम सारी चीजों को डीपली पढ़ सके। मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटी यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो कम से कम एक एक घंटे की से भी ऊपर की 60 क्लासेस आपको चाहिए, इससे भी ज्यादा, ठीक है। आप कहीं भी पॉलिटी की कोई भी आप यदि आप यूट्यूब में कहीं भी देखेंगे तो कम से कम 80 से 90 क्लासेस आपको मिलेंगी पॉलिटी की। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 8-10 क्लास में आपको समझाने की, क्योंकि आपका एग्जाम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं सीधा। यहाँ तक हमारे क्लियर हो गया। देखो जो राज्यसभा है, अनुच्छेद 80 में इसका गठन होता है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन होता है। बाकी अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा, ठीक है। अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा। तो राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां, राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां, जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, ठीक है, जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसमें सबसे पहले क्या है? देखो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? जो उपराष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही केवल राज्यसभा में शुरू होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही कहां पर शुरू होगी? राज्यसभा में। की कार्यवाही कहां पर शुरू होगी? राज्यसभा में शुरू हो सकती है, केवल मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है? आपातकाल में, आपातकाल में यदि लोकसभा भंग हो, यदि लोकसभा भंग हो तो आपात का अनुमोदन कौन करेगी? राज्यसभा, ठीक है। इसको आपातकाल में समझेंगे हम।
आपात का अनुमोदन कौन करेगी? राज्यसभा। जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसको समझेंगे, ठीक है। राज्यसभा करती है। और तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो राज्य सूची के विषय पर कानून, राज्य सूची के जो विषय हैं, ठीक है, इस पर कानून कौन बनाती है? ठीक है, विषय पर कानून कौन बना सकती है? राज्यसभा बना सकती है। और साथ ही जो चौथा है, देखो, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करेगी? राज्यसभा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जहां पर ये चीजें आएंगी वहां पर हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। सेवाओं का सृजन, मैंने आपको बताया था केंद्र राज्य संबंध, यहां पर हम देखेंगे राज्य सूची के विषय, ठीक है। सेवाओं का सृजन, ये अनुच्छेद 312, ठीक है, ये आपने कुछ ध्यान रखने हैं। बाकी कुछ इसकी कमजोरी क्या क्या है, देखो राज्यसभा की कमजोरी क्या क्या है। एक कमजोरी क्या क्या है इसकी, नंबर 1 क्या है, जो बजट है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है केवल, ठीक है। राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिन रोक सकती है, बस 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा, बाकी नहीं रोक सकती, ठीक है। राज्यसभा बजट को केवल 14 दिन रोक सकती है, यही इसकी एक कमजोरी है। दूसरी क्या है, देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति, क्योंकि राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा क्या है, प्रत्यक्ष सदन है ना, लोग वहां पर जनता चुनाव करके जा रहे हैं, बहुमत दल का नेता वहां पर प्रधानमंत्री है, तो लोकसभा के प्रति संसद जो मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। ये क्या है, इसकी कमजोरी है, ठीक है। और साथ ही यदि संयुक्त अधिवेशन हो जाए, यदि संयुक्त अधिवेशन हो जाए तो वहां पर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में देखो सदस्य, एक तो सदस्य संख्या बहुत कम है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 245। लोकसभा में कितने? 543। यहाँ पर यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त है, माना उसको 350 इसी के आदमी है, 350 वोट यहाँ पर हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो 5 3 8, 4 4 8, 5 और 2 7, ठीक है, 788 यहाँ पर आ रहा है। तो 788 में से यदि 788 का यदि संयुक्त अधिवेशन होता है, यदि संयुक्त अधिवेशन होता है तो 788 का आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा ले लो, 400 दूनी 800 होता है, तो उसमें से 6 माइनस कर लो, ठीक है, 394। तो 394, ठीक है, किसी भी चीज को पारित करने के लिए 394 वोट चाहिए, है ना। तो 394, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कुछ सदस्य तो होंगे जो इसमें जुड़ जाएंगे, तो आसानी से, मतलब जब संयुक्त अधिवेशन होता है तब भी राज्यसभा का उतना अधिक महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा में जो सदस्य बल है वो ज्यादा है, ठीक है। बाकी देखो, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। 1952 लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी, आपने ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा आज की क्लास में देखो इतना ही करते हैं, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्लास भी बहुत बड़ी हो रही है, तो आज क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे संसदीय समितियां, ठीक है, संसदीय समितियां देखेंगे, और उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे सीधा संसदीय समितियों के पश्चात राज्य के बारे में, राज्य की राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही यदि, चलो उससे पहले हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं नियुक्त कैसे होते हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत होता है, क्या होता है, ये सब चीजें भी हम उसमें देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है, अपनी तैयारी को जारी रखिए, होमवर्क जरूर करिएगा। देखो यहाँ पर जो जितना होमवर्क मैंने आज आपको दे रखा है, ये आपका होमवर्क आज का पूरा होना चाहिए, ठीक है। आपने लोकसभा भी देखना है, आपने राज्यसभा भी देखना है, समझा मैंने दिया आपको, देखो बाकी आपने खुद से तैयार करना है। बाकी अनुच्छेद सारे मैं आज शाम को इसके लिए क्लास दे दूंगा आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं होगी, आधे घंटे की, लगभग आधे घंटे 40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको उसमें सारी चीजें मैं समझा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, होमवर्क करते रहिएगा, और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।